नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। डीएनए में आपका स्वागत है। आज डीएनए में नरेंद्र मोदी की टक्कर सवालों की सुनामी से होने वाली है। ये नरेंद्र मोदी का डीएनए टेस्ट है जो जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने किया है। आज सुधीर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में वो सवाल हैं जो आप सब यानी देश के तमाम लोग नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को सवालों से लॉक करने वाला ये इंटरव्यू बताएगा कि 56 इंच के सीने में कौन कौन से राज दबे हुए हैं। ये वो इंटरव्यू है जिसका इंतजार आज पूरा देश कर रहा है और हम ये इंटरव्यू आपसे थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 30 अप्रैल को गुजरात की सभी 26, आंध्र प्रदेश की 17, यूपी की 14, पंजाब की सभी 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 7, जम्मू कश्मीर की 1, दादर नगर हवेली की 1 और दमन दीव की 1 सीट शामिल है। इस चरण में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, राबड़ी देवी और उमा भारती जैसे नेताओं की सियासी किस्मत पर फैसला होना है। कुछ इस अंदाज में बीजेपी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। ये उस फिल्म की झलक है जिसे बीजेपी ने बनाया है। फिल्म का नाम दामाद श्री। ये फिल्म गांधी परिवार के दामाद के खिलाफ बीजेपी की भारी भरकम चार्जशीट है। 4 ऑफेंस सीधा बनता है प्राइमा फेशियाई, जिसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सेक्शन 9 एंड 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। गांधी फैमिली पर सीधे वार से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने सीधे चुनौती दे डाली है। आप खुद कह रहे हैं कि अभी हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबूत अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है। तब इस तरीके का प्रोपेगेंडा करना, किसी को बदनाम करना बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ हतक इज्जत का दावा भी किया जा सकता है। वाड्रा पर आरोपों से भड़की कांग्रेस का कहना है कि वो भी पत्नी श्री और स्नूप श्री जैसी किताब निकाल सकती है, लेकिन वो गंदी सियासत नहीं करती। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी आज नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि अगर मोदी को देश की सत्ता मिली तो देश में अंधेरा छा जाएगा। এই মানুষটা যদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলে যাকে আপনারা প্রজেক্ট করছেন, তিনি যদি কোনোদিনও দেশের দায়িত্বে আসেন, দেশটার দুর্ভাগ্য, দেশে ভয়ঙ্কর কালো দিন ফিরে আসছে। बीजेपी इसे टीएमसी की बौखलाहट बता रही है। पूरे बंगाल की जनता बीजेपी की ओर और नरेंद्र मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमें पूरा विश्वास है कि वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होने वाली है। इससे तृणमूल कांग्रेस घबरा गई। इससे पहले कल तृणमूल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया था। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। फारूक अब्दुल्ला के डूबकर मरने वाले बयान पर मोदी ने आज पलटवार किया और फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर का पापी बता डाला। डूबना है तो किसने डूबना चाहिए? जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं। इस बयान पर फारूक और उमर अब्दुल्ला दोनों ने मोदी पर धावा बोला और कहा कि मोदी कश्मीर को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो 370 है, जिस दायरे के तहत हमें अंदरूनी खुशमुख्तारी है, उसको खत्म किया जाए। मतलब ये कि हमारा झंडा उतारा जाए, हमारा आईन खत्म कर दिया जाए और हम लोग उनके गुलाम हो जाए। मोदी साहब, आप सेक्युलरिज्म पे उन लोगों को लेक्चर दे रहे हो जिन्होंने 1947 में इस मुल्क को सेक्युलरिज्म का सबक सिखाया। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। झारखंड की बोकारो की एक अदालत ने गिरिराज सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बोकारो की कोर्ट ने 23 अप्रैल को गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। चुनाव आयोग के निर्देश पर गिरिराज के खिलाफ 2 केस दर्ज किए जा चुके हैं।
गिरिराज इस मामले में पटना की अदालत से अग्रिम जमानत पा चुके हैं। गिरिराज सिंह ने बोकारो में 18 अप्रैल को कहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। देश की बड़ी खबरें आपने सुनी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। सवालों की सुनामी के साथ तैयार हो जाइए, अब नरेंद्र मोदी की टक्कर शुरू होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमीश देवगन और साल 2014 के इस सबसे बड़े इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाने वाले हैं जिसके नाम की चारों तरफ चर्चा है और जो यूपीए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी एक चाय वाले के तौर पर, एक चाय वाले से प्रचारक तक, प्रचारक से नेता तक, नेता से मुख्यमंत्री तक, और अब ये उस सड़क पर निकल पड़े हैं जो जाती है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। अब पहुंचेंगे या नहीं ये आज हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने अंदाजा लगा लिया होगा हम इस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाएंगे। मोदी जी, जी मीडिया के तमाम चैनल्स और पब्लिकेशंस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आधे से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी आपको कितनी दूर या कितनी करीब नजर आ रही है, जबकि हम आधे से ज्यादा चुनाव पार कर चुके हैं? जब चुनाव घोषित हुआ तो कांग्रेस के मित्र इस मूड में थे कि देश में हंग पार्लियामेंट बनेगी। कल भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि हम तो मरे हैं लेकिन मोदी को बनने नहीं देंगे, इसलिए थर्ड फ्रंट के साथ हम जाएंगे। और मैं मानता हूं कि देश की राजनीति को कांग्रेस के लोग भली भांति समझते हैं और ये बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया है। तो मुझे अब मेरे असेसमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के बयानों से पक्का हो गया है कि माँ बेटे की सरकार गई, ये पक्का है। नई सरकार की मजबूत नींव का शिलान्यास हो चुका है। अब जो वोट बाकी है वो एक मजबूत सरकार बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। जी मोदी जी, ये जो चुनाव है आप बार बार अपनी रैलियों में बोलते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव आप इसको मानते हैं। शायद 1947 के बाद, कुछ पॉलिटिकल पंडित कहते हैं 1947 के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव देश में होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक मोदी, एक नरेंद्र मोदी बनाम 3 गांधी, पहले सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। व्हाट्स योर टेक सर? मतलब सर कि क्या आपको लगता है कि एक मोदी बनाम 3 गांधी हो गया ये चुनाव? क्योंकि प्रियंका भी कूद गई है इस चुनाव। सही एनालिसिस नहीं किया है। यूपीए के सारे पार्टनर पिछले 10 साल में जिन जिन लोगों ने माल खाया, मलाई खाई, वो सारे राजनीतिक दल, पूरा चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का चल रहा है। उनकी ये रणनीति है कि मोदी पर हमला करने से फायदा होगा। जी, हमारी रणनीति है गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इसी मुद्दों पर बात करें। हम उसमें अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और हम गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट इन विषयों को लोगों के पास ले जा रहे हैं और जनता को हमारी बात अच्छी लगती है। बनारस में आपके नॉमिनेशन के बाद से आपके अंदर काफी लोग बदलाव देख रहे हैं। आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, पहले से ज्यादा आक्रामक भी आप लग रहे हैं और आपके विरोधियों का यह कहना है कि जो भीड़ उस दिन उमड़ी, उस भीड़ को देखकर आप ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री बनारस और पोस्ट बनारस। मैं मानता हूं ये न्यूज ट्रेडर्स को कुछ न स्टोरी बनाने के लिए मसाला चाहिए। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। 15 सितंबर को रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की मेरी रैली है। उस दिन की मेरी सभा, उस दिन का मेरा बॉडी लैंग्वेज और आज तक का जी, उसको बराबर देख लीजिए। न मेरे में कोई फर्क है, न मेरी सोच में फर्क है, क्योंकि मैं देश की जनता की नब्ज बराबर समझ सकता हूं
पिछले 10 साल से देश की जनता ने जो भुगता है, परेशानियां झेली है, उसके अंदर उसके भीतर जो दावानल जल रहा है, उसको मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन मोदी जी, पिछले 3-4 दिन में हम ये देख रहे हैं कि हमले आपके ऊपर बहुत बढ़ गए हैं। ममता बनर्जी का हमला अचानक से आपके ऊपर बढ़ा, तृणमूल कांग्रेस के बयान आए, बुचर ऑफ गुजरात आपको कहा। उसके बाद मायावती ने बनारस के बाद कहा कि नहीं, किराए की भीड़ थी। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो मोदी के जो समर्थक हैं वो सब समुद्र में जाके डूब जाएं। कि अचानक से, और प्रियंका वाड्रा जो कह रही है वो तो आपने देखा ही है कि वो कह रही है, कुछ आपको लगता है कि ये पीछे 4-5 दिनों में कुछ हुआ है, देयर इज सम अनरेस्ट, कोई बेचैनी है? मैं बताता हूं, अब तक के जितने चरण में मतदान हुआ है तो वो भी तो राजनीति में है, उनको भी तो पता चलता है। भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रहती है और उसमें साफ नजर आ रहा है कि नैया डूब रही है और आपकी नैया आगे जा रही है। उनको साफ लग रहा है नैया डूब रही है। अब उनके सामने 2 रास्ते हैं, या तो सामने वाले को गिराओ या खुद को बचने की कोशिश करो। खुद को बचाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा मुद्दा जो उनको बचा पाए, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। तो उनको लगता है हमला बोलो, हो सकता है हमला बोलने से सारे इलेक्शन को कंफ्यूज किया जाए। उनका इरादा यही है, इलेक्शन का कोई एजेंडा सेट ना होने दिया जाए, मोदी को गालियां देते रह जाए। चुनाव देश का है, हिसाब लोकसभा को देना चाहिए, वो हिसाब गुजरात का मांग रहे हैं। तो ये उनकी बैंकरप्सी दिखाई देती है, देश के गले नहीं उतरता उनका। जी मोदी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप अपनी हर स्पीच के अंदर विकास, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और बीजेपी का जो कैंपेन भी है वो कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। और एक और चीज़, लोगों को उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, उनको लगता है कि अगर मोदी सरकार आएगी तो हमारे लिए पता नहीं क्या कर देगी। डू यू थिंक दिस इज वरिंग फॉर यू? और ये आपको कभी कभार नर्वस भी कर देता है, क्योंकि उम्मीद जो है वो एक बड़ी चीज़ होती है। ये अच्छे दिन आने वाले हैं जी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। 8-9 जनवरी दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस होता है जी। 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, और जो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समाज है उनको संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने उनको कहा कि आप लोग चिंतित होंगे, बुरे दिन हैं, बुरी खबर आ रही है, लेकिन आप भरोसा कीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री बोले थे। 9 तारीख को मेरा भाषण था जी, उसी फोरम में। मैंने कहा कि अब प्रधानमंत्री ने कल कह ही दिया है तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सारे ऑडियंस को पता चल गया कि मैं अच्छे दिन आने वाले क्या कह रहा हूं। उसमें से ये चीज आगे चली जी। ये बात सही है, देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। उनको ये चिंता है कि भाई इस स्थिति बाहर कैसे निकलेंगे। तब जाकर के उसको लगता है यार गुजरात में कुछ तो हुआ। 2001 में भयंकर भूकंप, गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था जी, और वो गुजरात जो कभी खड़ा नहीं होगा, दुनिया ने मान लिया था। गुजरात के दिन गए, वो गुजरात खड़ा हो गया, दौड़ने लग गया, देश के सामने एक उदाहरण रूप काम करके दिखा दिया। तो लोगों को लगता है इतने बड़ी भयंकर आपदा के बाद अगर गुजरात खड़ा हो सकता है तो संकटों से घिरे देश से देश भी निकल सकता है। लेकिन मोदी जी, सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो हो सकता है कि आपके लिए भी एक टेंशन बने, वो ये है कि आप जिस तरह के सपने अभी आपने दिखाए और जो उम्मीदें पाल के लोग बैठे हैं, उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने, अगले दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा, अगले दिन से आम जीवन जो है वो बदल जाएगा। वादे जो आपने किए, महंगाई है, रुपए की कीमत है, खस्ता अर्थव्यवस्था है, भ्रष्टाचार, काला धन वापस लाएंगे, तो वादे बहुत सारे हो गए और आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 5 साल होंगे, 60 महीने होंगे, करीब 1800 दिन होंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हों, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में 15 वर्ष का काम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपका ये विचार आपको आना दोष नहीं आपका, क्योंकि 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूं। मुझे खुद यही लग रहा है कि आप कैसे बदलेंगे? आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इतना बुरा दिखा है, आपको भी लगता है कितना भयंकर है। आपने एक अपने भाषण में कैसे बोला निकालोगे था कि मुझको तो कुछ समय लगेगा गड्ढे भरने के लिए, 5 साल का समय लग जाएगा लगभग।
16 मई को जैसा ही रिजल्ट आएगा जी, आप देखना 125 करोड़ देशवासियों में एक ऐसी चेतना जगेगी, एक ऐसी ऊर्जा प्रगटेगी पॉजिटिव एनर्जी। और मैं मानता हूं ये नेगेटिविज्म से एकदम से बाहर चले जाएंगे और फिर 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले ना तो देश 125 करोड़ कदम आगे चले जाएगा। इसलिए मुझे निराशा नहीं है जी, ये बात सही है। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है जो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। मैंने यही कहा है। मैंने किसी को ये नहीं कहा है कि तेरे घर के आगे रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कभी नहीं कहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई पीने का पानी तो मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूं आज माताओं बहनों को खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है, कम से कम मेरी माँ बहनों की इज्जत के लिए उनको एक शौचालय तो मिले जी। मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं भाई जी। मोदी जी, आप अपने भाषणों में अक्सर, मैं तमाम चीजें कोट कर रहा हूं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। हमने आजादी के बाद कई चुनाव देखे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखा की बात सुनी, गरीब मुक्त भारत की बात सुनी, कांग्रेस मुक्त भारत, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? ये जितनी बुराइयां हैं ना जी, उसको अगर एक जगह भी इकट्ठी करो तो उसका नाम कांग्रेस बन जाता है, क्योंकि सारी मुसीबतों की जननी कांग्रेस पार्टी बन गई है। और जब तक आप उसकी जननी का हिसाब चुकते नहीं करोगे ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो कांग्रेस स्वयं, चाहे भ्रष्टाचार हो तो कांग्रेस से जुड़ जाता है, कुशासन देखो कांग्रेस से जुड़ जाता है, वंशवाद देखो कांग्रेस से जुड़ जाता है, नौजवानों के भविष्य में अंधकार देखो कांग्रेस से जुड़ जाता है। तो अच्छा ये है कि भाई जिसके कारण मुसीबतें हैं उस मुसीबतों को हटाओ, और इसलिए सरल भाषा में लोगों को समझा सकते हैं देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहिए। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं जी, महात्मा गांधी ने ये कहा था। महात्मा गांधी के जीवन के अंतकाल का ये सपना था। उन्होंने कहा था भाई अब कांग्रेस आजादी के आंदोलन में ठीक थी, अब आगे काम नहीं है, आप छोड़ दो, सब बंद करो। गांधी जी से ज्यादा कांग्रेस को कौन जानता है? लेकिन कांग्रेस तो वो कांग्रेस को भली भांति जानते थे, उनको पता था ये आगे संकट बन जाएगा, और दूरदर्शिता थे। गांधी बड़े दीर्घदृष्टा थे जी। उन्होंने कहा भाई इनकी छुट्टी कर दो, लेकिन अब नहीं हुई। अच्छा, देश की जनता ने भी गांधी का नहीं माना। अब यह काम हमने उठाया है, देश की जनता माने, हमारा प्रयास है। मोदी जी, इसमें सवाल एक ये भी आता है कि एक बार पहले बीजेपी को मौका मिला था, अब की बारी अटल बिहारी, एक बार ये नारा चला था, और उसके बाद अब हम सुनते हैं अब की बार मोदी सरकार। ये एक बड़ी बात है कि आपके नाम पर एक पूरा नारा हुआ, और ऐसा इससे पहले सिर्फ अटल बिहारी जी के लिए हुआ था। 5 साल का मौका मिला, 182 सीटें उस टाइम आई थी, ऑल टाइम बेस्ट बीजेपी रही थी, लेकिन 5 साल के बाद फिर वो रिपीट नहीं हो पाया, वही कांग्रेस वापस आ गई। इस बार आपको क्या ये डर नहीं लगता, या फिर अगर आप आए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी अगर आया तो फिर 10-15 साल छोड़ेगा नहीं? मेरे हर जवाब में आशा झलकती है, और मैं मानता हूं 2014 का चुनाव ये आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है जी। और देश को चलाने में होप बुरी चीज नहीं है, अपेक्षाएं बुरी चीज नहीं है, डरो मत। और अच्छा है सामान्य मानवी में एस्पिरेशन जगना, ये देश की प्रगति के लिए अच्छी बात है। अगर सब लोग ठीक है यार अब 2 रोटी मिल गई, कुछ नहीं करना है, जिंदगी कहां से चलेगी भाई? हर एक में उत्साह होना चाहिए, कल था वहां से आज आगे जाना है, यही तो मिजाज होना चाहिए। मैं एक और, क्योंकि सुधीर ने जो बात की उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि चुनाव हो रहा है, 2014 में चुनाव, फिर 2019 में चुनाव होगा। जयराम रमेश ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल चैनल को, और उसने बोला कि बीजेपी इज लाइक अ जयकॉल, बीजेपी जो है वो एक जयकॉल की तरह है, और कांग्रेस इज लाइक अ जाइंट एलिफेंट। अगर राहुल गांधी इस बार हार भी जाते हैं तो उनका सिक्का चल जाएगा, बट व्हाट विल हैपन टू नरेंद्र मोदी? दैट वाज द पॉइंट ही रेज्ड। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? क्यों, मैं तो चाय बेचता था, चाय बेचूंगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। मैं जिंदगी में कोई लेने पाने बनने के लिए नहीं आया हूं, नए सपने देकर के निकले हैं। चाय बेचते बेचते जनता की सेवा करने के लिए आए हुए, अभी भी कोई कुर्सी उर्सी के सपने देख करके बैठे नहीं है। वो जयराम को उनके अपने रोजी रोटी के लिए इनकी तारीफ करना उनकी मजबूरी है जी।
आप चाय बेचते थे, ये आपने जब बयान दिया दिल्ली में, तो बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला कि आपका इस तरह का बैकग्राउंड है, और वो बयान बहुत लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने आपके साथ एसोसिएट करना शुरू किया। लोगों को इस चुनाव के दौरान ये भी पता चला कि आप भी ओबीसी से संबंध रखते हैं, ये भी बात लोगों को पता नहीं थी। आपको ऐसा लगता है कि आपके ओबीसी स्टेटस के बारे में पता लगने के बाद इसका भी आपको एक लाभ मिलेगा, और जो इस देश के जो पिछड़े लोग जो हैं वो आपके साथ ज्यादा चाय वाले तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं वो भी आएंगे? आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं कुछ बताऊं, वैसे मैं कभी ये बात बताता नहीं हूं, लेकिन अब आज आपने मेरे मुंह में उंगली डाल दी है। देखिए, मैं जातिवादी राजनीति का विरोधी हूं, मैं संप्रदायवादी राजनीति का विरोधी हूं, मैं वोट बैंक की राजनीति का विरोधी हूं, और इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार के बैकग्राउंड का उपयोग करके चुनाव न लड़ना चाहता हूं, न देश को उस दिशा में लेने जाना चाहता हूं। ये हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 95 में गुजरात बीजेपी में अंदरूनी तनाव पैदा हुआ और शंकर सिंह वाघेला ने खुद ओबीसी हैं ऐसा अपने आप को पोर्ट्रेट किया। केशु भाई, नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड है, मैं बैकवर्ड हूं, बीजेपी में बैकवर्ड की कुछ चलती नहीं है, ऐसा उन्होंने मीडिया के माध्यम से बहुत चलाया और चल रहा था। मीडिया भी मानता था कि ये बैकवर्ड है। तो एक दिन ऐसे ही मीडिया के लोग बैठे थे, उन दिनों बिहार से 5-7 लोग यहाँ मीडिया में नौकरी करते थे, तो उनके दिमाग में जातिवाद भरा पड़ा था। तो चर्चा चली, मैंने कहा देख भाई, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बता देता हूँ मैं कौन हूँ। ये झूठ चला रहे हो आप लोग, बेकार में चला, क्योंकि मैं ऑफिशियल तो नहीं बोलता था। मैंने कहा शंकर सिंह उच्च क्षत्रिय समाज से आते हैं, मोदी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है। तो उन्होंने जो मुझे कहा उससे मुझे धक्का लगा। उन्होंने कहा मोदी जी, आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपका स्किन कलर, इससे तो नहीं लगता है। मैंने कहा यार तुम ऐसा चाटा मार रहे हो, क्या ओबीसी आदमी फेयर स्किन का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी तेज बुद्धि प्रतिभा का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी दुनिया को सेवा नहीं कर सकता है क्या? तो ये बैकग्राउंड में मेरी बहस हुई थी। मैं इस विषय को कभी बोलता नहीं था। जिस दिन मेरी दिल्ली में रैली थी, उसी दिन मैंने अखबारों में कोई फालतू लोगों ने पता नहीं गाली गलौज कर दिया था। उस दिन आप भावुक हो गए, असल में आप बड़े इमोशनल हो गए उस दिन आप। तब मेरा मन कर गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप, राजनीति अपनी जगह पे उत्तम मर्यादा रखो। और तब मैंने कहा भाई आपको पता नहीं, मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं कि मोदी वो इंसान है जिसने रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते आज यहाँ आया। और आपने पूरी कैंपेन बना दी है चाय पे चर्चा। मैंने नहीं बनाई जी, मैंने नहीं बनाई। उसके बाद मणिशंकर ने बड़ा हमला बोल दिया जी, औरों ने मेरे चाय पे होने पर गालियां देना शुरू किया। आपको बोला गया आप एआईसीसी के दफ्तर में आके चाय बेचिए। बहुत सारी चीजें मेरे लिए बोली गई। अब उसके बाद जो इस तबके से साथ जुड़ा हुआ गरीब आदमी है, उसको लगा क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है क्या? क्या एक गरीब माँ का बेटा, मैं बताता हूँ जी, मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी और हमें पाला है, लेकिन हमने इन चीजों का राजनीतिक जीवन के फायदा नहीं उठाया है और हम उठाना नहीं चाहते। लेकिन राजनीति में गाली गलौज करने की कोई मर्यादा होती है। क्या आपको लगता है इस चुनाव में सारी मर्यादाएं टूट गई हैं, खासतौर पर भाषा के संदर्भ में? ये इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं जी, क्योंकि मीडिया ने इस विषय में हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। आप सिर्फ यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक नेता नहीं मिलेगा जिसने मेरे लिए भयंकर भयंकर गालियां न दी हो। और हमारा एक छोटा कार्यकर्ता कहीं बोल दे तब बराबर बराबर रखते हो बात को। बहुत अन्याय किया है आप लोगों ने हमारे साथ, व्यक्तिगत मेरे साथ इतना अन्याय किया है, ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। जी, आपको लगता है 12 साल से मीडिया ने आपको खूब आपसे सवाल पूछे हैं और खूब सवाल पूछना चाहिए और मैं निमंत्रण देता हूं, सवाल पूछिए। आपने सवाल पूछे होते देश का भला होता जी, आपने एनालिसिस किया होता मुझे अच्छा लगता, आपने स्क्रूटिनी की होती मुझे अच्छा लगता, आपने वेरिफिकेशन किया होता मैं आपकी तारीफ करता। लेकिन मीडिया ट्रेडरों ने सिवाय गंद फैलाने कुछ नहीं किया, आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया।
आपको अगर किसी चीज का एनालिसिस करना है तो रिसर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आज मीडिया ट्रेडर पर को टाइम नहीं है। जितने भी जितना आप तमाम बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी लोकप्रियता बढ़ गई। ये तो आपके लिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तपा कर आपको सोना बना दिया मीडिया ने? तो मीडिया का धन्यवाद, और क्या कहूँ मैं, लेकिन सोना बनाने के लिए यही रास्ता था क्या? लेकिन मोदी जी, मैं आपकी बात मानता हूं, 10 साल तक मैंने आपके पुराने भी इंटरव्यूज देखे, जब हर इंटरव्यू एक ही सवाल से शुरू होता था, दंगों से शुरू होता था, और हर इंटरव्यू करने वाला एक ही बात पूछता था कि आप माफी क्यों नहीं मांगते। वो उस वक्त क्या आपकी मनोदशा, ये जो 10 साल आपने झेली है, क्या होती थी? मैं पूछने वालों को जानता हूं जी, उसके इरादों को जानता हूं, किसके स्पॉन्सर्स क्वेश्चन आए वो भी जानता हूं। नागरिकों को मालूम नहीं, मुझे तो मालूम है, तो मुझे दुखी होने का कुछ कारण नहीं होता है। लेकिन आप 63 साल के हैं अभी, जो हम बात कर रहे थे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, कैम्ब्रिज गए नहीं, हार्वर्ड गए नहीं, और इस बैकग्राउंड से और इस उम्र के व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग पर इतना कनेक्टेड होना और यूथ को इतना इंस्पायर करना, ऐसा आप में क्या था जो कि आपके विरोधी यूथ हैं, आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन युवा आपसे इंस्पायर हो रहा है? तो मैं यही जानना चाहता था कि ये सफेद बालों में और सफेद दाढ़ी में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? मैं औरों की आलोचना तो नहीं कर सकता हूं, और न ही मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं मुझे अब पूरी तरह जानता हूं। मैं खुद को भी पूरी तरह जानता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है अगर आप कोई 25-50 नौजवानों का स्ट्रे इंटरव्यू करे, डिबेट करे, उनसे निकलवाए तो शायद निकल सकता है कि भाई क्या कारण है उनको, व्हाट इज द स्पार्किंग पॉइंट, वो काम हो सकता है। लेकिन एक मोटी मोटी चीज अगर मैं कहूं तो देश में इन दिनों एक बड़ी चर्चा है कि इस आदमी में मेहनत करने की कितनी ताकत है, क्या एनर्जी है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश में बाय एंड लार्ज राजनेताओं का बहुत इजी गोइंग लाइफ है, यानी एक पद पर पहुंच, नीचे का नहीं, नीचे का कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है बेचारा, सोता भी नहीं है, लेकिन एक स्तर के लोगों का है। जबकि मुझे लोग देखते हैं एक मजदूर के रूप में देखते हैं, और मैं भी जिंदगी को मजदूर की तरह ही जीना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसी की आदत है मुझे। मोदी जी, ये हो सकता है युवाओं को आपकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आती है, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये भी चलता है कि हाउ गुड नरेंद्र मोदी इज ड्रेस्ड अप। देखिए, आई डोंट थिंक कि ड्रेस तो फिर तो कलाकार बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। लीडर्स अगर ड्रेसिंग ही होता, लीडर्स अपने आप में इंस्पायर, नहीं, ड्रेसिंग ही होते तो कलाकार ही ज्यादा इंस्पायरिंग होते जी। लेकिन यंग जनरेशन को ड्रेसिंग से लेना देना। मोदी जी, लेकिन एक बात और है, हमारे देश के यंग जनरेशन के विषय में हम लोग पुनः विचार करें, बहुत ही तेजस्वी है वो। आज देखिए, आज मीडिया इरेलेवेंट क्यों हो गया? इरेलेवेंट इसलिए हो गया कि यंग जनरेशन वो गूगल गुरु का चेला है, वो दुनिया भर से इंफॉर्मेशन खुद इकट्ठा करता है, खुद एनालिसिस करता है, खुद रिपोर्टर, और फिर अपना ओपिनियन बनाता है जी। इसलिए वो कपड़ों से, भाषण से, चेहरे से इस देश का युवान फंस जाए तो 2009 में यही देश का युवान राहुल भैया की ऑटोग्राफ लेने के लिए क्यों लगाता था, उसी युवान ने उनको छोड़ दिया। इसलिए वो बहुत बारीकी से एनालिसिस करता है। आपको कभी मोदी जी ऐसा लगता है, आपने खुद एक बार अपने भाषण में कहा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो किसके लिए करूंगा? क्या आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप परिवारवाद से ऊपर हैं, परिवार से ऊपर हैं, ये एक चीज आपके पक्ष में जाती है, और आपके जो विरोधी हैं उन पर परिवारवाद के लगातार वंशवाद के आरोप लग रहे हैं? मैं ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूं कि जिनका भरा भला परिवार होने के बाद भी भ्रष्टाचार के पाप में नहीं पड़े, इसलिए परिवार को दोषित देना ठीक नहीं है जी। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो हमारे देश में एक कहावत के रूप में कहा जाता है, उसमें अर्थ में। लेकिन इस देश के मीडिया को फुर्सत नहीं है, हिंदुस्तान के मीडिया के और खासकर के न्यूज ट्रेडरों ने ये बढ़ा दिया है कि सारे राजनेता चोर हैं, और उससे कारण देश में निराशा फैली है जी। मैं तो चाहूंगा कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, उनकी अच्छी बातें देश के सामने लानी चाहिए। अगर हम गंदगी ही फैलाते रहेंगे तो देश में निराशा फैलेगी।
जी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मोदी का परिवार कैसे रहता है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी माँ आज भी 8x8 के कमरे में रहती है, 5 रुपये 7 रुपये का हवाई चप्पल पहनती है, और उसको जीवन का संतोष है। ये मेरे संस्कार है, ये मेरा गर्व है। लेकिन कोई अगर दिन रात यही बातें करता रहे और कोई हमारे वाक्य को इधर उधर करके कुछ भी लफबाजी करते रहे, इससे क्या देश का भला होगा क्या? जी। अब मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार की बात करी। जी मीडिया ने ऑपरेशन हवाला अभी एक्सपोज किया है, जिसमें कई नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, और उसमें 4 मंत्री हैं और एक बड़ा नेता है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार वाकई बड़ी समस्या, और हवाला, क्योंकि हमने हसन अली केस भी देखा और अभी ये मोइन कुरैशी केस भी हम देख रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, हिंदुस्तान पूरा भ्रष्टाचार से परेशान है, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से शर्म अनुभव नहीं करती, वो सबसे बड़ा संकट है। वे हल्ला बोल लेते हैं, उनको लगता ही नहीं वो पाप कर रहे हैं। हमारा कहना इतना ही है कि ये जो विषय आया है मीट एक्सपोर्टर का, जी, अगर भारत सरकार के पास चीजें हैं सारी खुल करके रख देनी चाहिए। अब देखिए, उनको लगेगा कि सरकार बदल रही है तो सारा नष्ट कर देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। 500 घंटे की रिकॉर्डिंग है। वही तो मैं कहता हूँ, 500 घंटों की रिकॉर्डिंग हो और सीधी सीधी लोगों का कारोबार की बात हुई हो, देश के सामने आना चाहिए। हमारी मांग इतनी क्या है क्या नहीं हमने क्या देखा। हम माने कि जब मोदी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की बात है, चाहे वो कोयले घोटाले के आरोपी हो, चाहे वो 2G हो, अभी तक भारत सरकार ने, जी, आपने जो एक्सपोज किया स्टोरी को, डिनाई नहीं किया है। गुनहगार लोग कितना ही डिनाई करे, कोई मतलब नहीं है। जी, भारत सरकार ये कहे कि हमारे पास टैप नहीं है, हमने कोई किया नहीं है, ये जी टीवी वाले झूठ चला रहे हैं, भारत सरकार बोले ना, वो तो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आज आप देश को ये बताना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आई तो आप ये केसेस को दोबारा से या तो रीओपन करेंगे, या आप देश को ये भरोसा दें कि अभी आप देखिए सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट्स फाइल कर रही है एक करके, क्योंकि अभी 20-25 दिन है उनके पास, 20 दिन है, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जब आपके हाथ में वो चाबी आएगी तो आप उसको अंडू करेंगे? ये आपका सवाल जो है ना, बड़ा लोडेड है। अगर मैं कहूँगा करूँगा तो आप कहेंगे मोदी के विंडिक्टिव मूड है, मोदी विंडिक्टिव है, मोदी टिकना है, मोदी फलाना है। मैं कहूँगा नहीं करूँगा तो आप कहेंगे मोदी को भ्रष्टाचार के विषय में सिर्फ पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है। ये सवाल ही बिल्कुल लोडेड है, मुझे फंसाने के लिए सवाल है। मैं मानता हूँ कानून का काम करेगा, राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसी चीज़ों में होना नहीं चाहिए। अब मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मोदी पर कोई केस चलता है वैसे ही चलते रहना चाहिए। मैं मेरी बात बताता हूँ। अच्छा, आपको फंसाने के लिए एक और सवाल पूछ लेते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आपके क्या ख्याल है? रॉबर्ट वाड्रा को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं, आपकी पार्टी भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कुछ मेरी पार्टी देश हित में जितना होगा वो कहते रहेंगे। वीडियो निकाला उन्होंने दामाद श्री राम। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली विद डॉक्यूमेंट्स जो भी आवश्यक है वो कहते हैं, उस पर मुझे कोई उलझने की जरूरत नहीं। चलिए थोड़ी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। बाबा रामदेव एक प्रपोजल लेके आए हैं, बीटीटी का लेके आए थे वो प्रपोजल। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टैक्स प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करना चाहती है। जो हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, आपको भी हमने कई जगह सुना, तो क्या जो बाबा रामदेव का प्रपोजल था बीटीटी, क्या आपको लगता है वो फीजिबल है? और सेकेंडली, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव कोई मोदी सरकार को शीर्षासन न करा दे जब सरकार बने? आप बाबा रामदेव को बीच में मत लाओ जी। आपकी उनके प्रति भक्ति है, अच्छी बात है, और नहीं मैं इस विषय की यहाँ चर्चा करता हूँ। अगर ऐसे विषय हैं तो शासन में बैठने के बाद इसके जो एक्सपर्ट होते हैं जी, उनके ओपिनियन पर डिपेंड करता है। जी मोदी जी, टॉफी और गुब्बारों की बड़ी चर्चा हो रही है। बात हुई कि टॉफी के दाम पर जमीन बेची गई, फिर आपने गुब्बारों की बात की, उसके बाद पर्सनल एलिगेशंस लगते चले गए। कभी माँ बेटे की बात होती है, कभी दामाद की बात होती है, कभी आपकी शादी की बात होती है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारा प्लान्ड है या भावावेश में ऐसा इस बार होता हुआ चला गया? और मैं टाइम क्यों खराब करूं भाई? वो बोलते हैं, आप चलाते हैं, आपको टीआरपी मिलता है, उनको पब्लिसिटी मिलती है, आप दोनों का व्यापार है, चलने दो, मुझे क्यों डालते हो? और स्पेसिफिक होता हूं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं आपके बयान पे कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए।
मेरे चुनाव का एजेंडा है गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट। जी, मैं इस पर बोल रहा हूं। आपको कोई और जी, जानकारी चाहिए तो गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रही है अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। एक रिपोर्ट आई है मानसून जो है इस बार थोड़ा खराब हो सकता है, क्या कहना चाहते हैं आप? इसका जवाब भी मैं दूंगा। जी, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। क्या पहली बार मानसून का अच्छा बुरी खबर आई है क्या? नहीं, पर फिर भी इसके पहले कभी नहीं आई। मैं भाग्यवान व्यक्ति हूं। जी, गुजरात में 10 साल में 7 साल अकाल होता था। मैं इतना नसीब वाला हूं कि मैं जब से गुजरात में बैठा हूं एक बार भी अकाल नहीं आया है। तो आपको लगता है देश में भी नहीं पड़ेगा? तो ईश्वर की कृपा मेरे पर तो रही है अब तक। तो कॉमन मैन के लिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है? हमारे सारे एजेंडा कॉमन मैन के लिए ही है, कोई खास आदमी के लिए नहीं है। उसकी जिंदगी आप कैसे बेहतर बनाएंगे? नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्किल डेवलपमेंट पे बल देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ देना, कृषि योजना को आगे बढ़ाना। जो कृषक है, किसान है, उसकी जो मेहनत है उसका उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। गरीबों के साथ मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। गरीबों को भी गरीबी से बाहर आने की ताकत मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं। मोदी जी, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, आपने थोड़े दिन पहले दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद हम लोगों के मन में भी ये बात थी कि जो इंडिया के जो ऐसे जो आतंकवादी हैं जो कि बाहर हैं, मोस्ट वांटेड जो हैं, जिनको हम वापस नहीं ला पाए, लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप उनको वापस लेके आएंगे। और आपके उस बयान के बाद आप ये बात जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम और उसके लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। इन सर्कमस्टेंसेज में आपकी अपनी सिक्योरिटी को लेकर आप कितने सजग हैं? और दूसरा, आज आप देश को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप आए तो अपने आप को आप कितना समय देंगे इन सब लोगों को वापस भारत में लाकर सजा दिलवाने में? मोदी को मोदी की सिक्योरिटी की चिंता नहीं है और न ही कभी मोदी की सिक्योरिटी की चिंता करेगा। 27 अक्टूबर को पटना की रैली में सिलसिलाबंद बम विस्फोटों के बाद मोदी आज जिंदा है, आपके सामने बैठा है, इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी बच गया। इसका मतलब ईश्वर ने मेरी रक्षा करना तय कर लिया है। ईश्वर नहीं चाहता है कि मोदी मरे, ईश्वर मदद कर रहा है। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है देश के सामान्य मानवीयों की सुरक्षा की, और हमारा सबका ध्यान देश के सामान्य मानवीय की सुरक्षा पर होना चाहिए। मोदी रहे न रहे, बहुत मोदी आएंगे, बहुत मोदी चले जाएंगे। ये देश रहने वाला है, कोटि कोटि जन रहने वाले हैं। मोदी जी, एक और सवाल है जो कि लोगों के मन में आता है। आप प्रचारक रहे, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जब आप सरकार बनाएंगे तो उसके ऊपर एक आरएसएस की छाप भी रहेगी। आरएसएस के लोगों का ये कहना है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब आरएसएस के लोगों की एंट्री दिल्ली में थोड़ी कम हो गई थी। यही फीडबैक गुजरात से भी आता था जब आप मुख्यमंत्री बने। आप आरएसएस के साथ किस तरह का बैलेंसिंग एक्ट रखना चाहेंगे? अगर आप दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो आरएसएस की स्टैंप छाप कितनी रहेगी? और ये बैलेंसिंग एक्ट के बारे में अगर आप हमें बता सकें तो। एक काम करे जीटीवी, पहले आरएसएस क्या है उस पर स्टडी करें। आरएसएस क्या काम करता है, आरएसएस क्या सोचता है, उस पर विस्तार से और निष्पक्ष भाव से। एंटी आरएसएस वालों ने जो आपको गंद पकड़ा दी उसके आधार पर नहीं, वो एक बार करो तो आपके मन में सवाल ही नहीं रहेंगे। दूसरी बात है, क्या कभी पिछले 10 साल में जी टीवी में हिम्मत आई है कि उसने जाकर के मैडम सोनिया जी को पूछा हो कि एनएसी है क्या, किस विचारधारा के लोग हैं? प्लानिंग कमीशन से भी एनएसी कैसे बड़ा हो गया, पीएमओ से भी प्रधानमंत्री से कैसे बड़ा हो गया? ये एनएसी कौन था, एनएसी में लोग कौन थे, किस विचारधारा के थे, किस छवि के थे? 10 साल तक देश को चलाया है, कौन लोग थे? कभी फुर्सत मिली आपको? संजय बारू ने अभी संजय बारू ने किया वो अलग है, वो जाते जाते किया। आप लोगों ने किया क्या? क्यों नहीं किया? देश आपसे भी जवाब मांग रहा हूं। मैं स्पेसिफिक जी टीवी से भी कह रहा हूं, जवाब मांगेगा।
सोनिया गांधी कभी हमें आपकी तरह ऐसे मिलती तो मोदी जी हम जरूर मिलते, वो बूढ़ा है क्या? जी जी, अगर मिलती तो हम जरूर पूछते। लेकिन मिलते हो बूढ़ा है क्या? लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री ने बोला, वोटिंग करके आए बाहर, उन्होंने बोला देयर इज नो मोदी लिव इन कंट्री। देखिए, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख, उन्होंने ऐसा कहा। जी जी, आपका वाक्य अलग है। जी जी, उनका वाक्य है महत्वपूर्ण। अब मुझे बताइए, 10 साल में कभी उनको महंगाई दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी बेरोजगारी दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी भ्रष्टाचार दिखाई दिया? अगर उनको कुछ दिखता ही नहीं है तो लहर कहां से दिखेगी भाई? जी चलिए, आप कई भाषणों में बोलते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो हक है देश का और मिलनी चाहिए देशवासियों को। क्या आपको लगता है इट इज पॉसिबल इन इंडिया एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट अगर आपको 5 साल का मौका मिलता है तो आप कर दिखाएंगे? हम 2001 में जब गुजरात में आए जी, मुख्यमंत्री के नाते, तो जो लोग मुझे मिलते थे उनकी एक ही मांग थी कि मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। ये 2001-2 की गुजरात के हाल थे। 2003 में मैंने बिड़ा उठाया, काम चालू किया, 1000 दिन में काम पूरा किया। और उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे और पूरे हिंदुस्तान में गुजरात एक पहला राज्य बना जिसने 24/7 365 डेज बिजली देने में सफलता पाई। उस अनुभव से मैं कहता हूं कि सब कुछ संभव है। और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार चल रही है दिल्ली में, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, मजदूरों की छुट्टी हो गई है, कारण कोई नहीं, एक सिर्फ कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं? तो बोले फाइल खो गई। फाइल खो गई कि लाइफ खो गई, और उसके कारण देश अंधेरे में डूबा हुआ है। दूसरा, जो आदमी देश के 60% इलाके को अंधेरे में डाल दिया, दुनिया भर में 21वीं सदी का हिंदुस्तान 18वीं शताब्दी में जी रहा है, ये एक मैसेज चला गया। जी, एक हफ्ते में भारत सरकार ने, माँ बेटे की सरकार ने उस मंत्री को बिजली से उठा करके प्रमोशन करके होम मिनिस्टर बना दिया। जी, अगर ऐसे ही तौर तरीके चलेंगे तो कहां सुधार आएगा? जी, आप गुजरात मॉडल की बार बार बात करते हैं, आप बोलते, और आप बीजेपी भी बार बार बोलती है कि गुजरात मॉडल को हम देश में तब्दील करेंगे। क्या आपको, और सवाल राहुल गांधी ने खड़ा करा कि गुजरात मॉडल इज अ टॉफी मॉडल, क्या आपको लगता है कि वाकई गुजरात मॉडल पे जो डिबेट हो रही है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका आप जवाब देना चाहेंगे? मैं जरूर देना चाहूंगा भाई, जवाब देने के लिए तो बैठा हूं, इतना टाइम क्यों दिया है आपको? देखिए, मोदी क्या कहता है उस पर भरोसा करना चाहिए। मैं साफ मानता हूं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरा खमन ढोकला सब जगह पे चले, नहीं चल सकता भाई। कहीं इडली चाहिए, कहीं पराठा चाहिए, कहीं चावल चाहिए। और इसलिए इतने बड़े हिंदुस्तान को एक ही रंग से न रंगा जा सकता है, एक ही डंडे से न चलाया जा सकता है। तो ये जो चला रहे, झूठ चला रहे, उनको समझ नहीं है। मेरे गुजरात इतना छोटा है ना, तो भी एक डिस्ट्रिक्ट का मॉडल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता है, और चलाना नहीं चाहिए। 60 साल तक देश बर्बाद इसलिए हुआ है कि दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके एक मॉडल पूरे देश पर फिट करने की कोशिश की गई है। जी, गलत किया है। मोदी की सोच ये है, हर राज्य की अपनी जो क्षमता है उसको सबसे पहले टैप करना चाहिए, उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहिए। आप स्टेट और सेंटर रिलेशंस बेटर करने की बात? अरे भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जी, सुनिए तो, मुझे बताइए, तमिलनाडु के पास समुद्री तट है, उसके विकास का मॉडल मध्य प्रदेश को काम आएगा क्या? वहां समुद्र तट वाला चाहिए, यहां लैंडलॉक वाला चाहिए। मान लीजिए गुजरात राजस्थान पर रेगिस्तान है, वहां पर मुझे हिमाचल प्रदेश का मॉडल काम करेगा क्या? मुझे यहां का मॉडल बनाना चाहिए। यह काम देश में नहीं हुआ है। अगर मोदी से कॉमन चीज उठानी है तो वो ये है कि देश को डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इस 2 बिंदुओं पर ही चलना चाहिए। इसको अगर हम मॉडल कहें तो मॉडल, इरादा कहे तो इरादा, स्ट्रेटेजी कहे तो स्ट्रेटेजी। लेकिन यहां पर खजूर का पेड़ होता है,
तो वहां भी खजूर का नहीं होगा, वहां तो आम का लगता है तो आम का लगाना पड़ेगा। ऐसा किसने बुद्धि में भर दिया है? ये विद्वान लोगों को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी, अगर विदेश नीति की हम बात करें, दो खास देश पाकिस्तान और अमेरिका, इन दोनों में काफी बेचैनी है आपको लेकर कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो एक अनसर्टेनिटी जैसी बात है। हो सकता है पाकिस्तान को आपसे डर लगता हो सकता है अमेरिका को ये लगता हो कि आप उनकी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। आपकी जो विदेश नीति है उस पर आज आप कुछ बताना चाहेंगे देश को भी और बाहर भी जो लोग हैं उनको ये समझ में आए कि पाकिस्तान को आपसे डरने की जरूरत है या फिर पाकिस्तान के साथ आप मौजूदा सरकार से ज्यादा अच्छी दोस्ती करके दिखाएंगे? देखिए, अमेरिका का जो चुनाव होता है उसमें जो 3-4 बिंदु मेन रहते हैं, उसमें एक विदेश नीति रहती है। भारत का चुनाव होता है तो कभी भी विदेश नीति के आधार पर चुनाव न लड़े जाते हैं न जीते जाते हैं। ये सवाल इसलिए जी, एक मिनट पूरा कर दो भैया। भारत में रोजी रोटी पे चुनाव होता है, गरीबी से लड़ने के लिए रास्ता क्या है, नौजवान पे रोजगार क्या होता है, इन मुद्दों पर होता है। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि विदेश नीतियों के आधार पर हिंदुस्तान में आज समय है डिबेट करने का। लेकिन आपके पास पाकिस्तान की क्या जानकारी है, अमेरिका क्या जानकारी है? मैं सरकार में नहीं हूं और मेरे पास कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है और बाय द वे मिली हुई चीजों के आधार पर ओपिनियन बनाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है और इसलिए मैं ऐसे अनुमान के आधार पर कोई रिस्पॉन्ड करूं उचित नहीं लगता है। तीसरी बात, एक हिंदुस्तान के नाते हमारी सोच ये है कि समस्याएं बाहर नहीं होती है, समस्या घर में होती है। अगर देश मजबूत है, सरकार मजबूत है, इरादे मजबूत है तो दुनिया कभी भी हमें आंख नहीं दिखाती है। और मेरा सिद्धांत है, न हमें किसी को आंख दिखानी चाहिए, न कोई हमें आंख दिखाए, न हमें आंख झुका के रहना चाहिए, न हमने किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध होना चाहिए आंख मिलाकर बात करने का, चाहे वो अमेरिका हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। जी, क्योंकि ये सवाल आपसे सुधीर ने इसलिए भी पूछा क्योंकि नैन्सी पॉवल आई, आपसे मिली और फिर चली गई। नहीं, मतलब वो उनकी यहाँ से छुट्टी हो गई। इससे मेरा संबंध क्या? जी, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछा। इसका जवाब या तो अमेरिकन गवर्नमेंट दे सकती है या खुद नैन्सी दे सकती है कि वो आई क्यों, गई क्यों, निकाला क्यों, रखा क्यों, मैं कैसे दूंगा? पर क्योंकि कहा जाता है क्योंकि वो आपसे मिलने का टाइम नहीं बार बार ले पा रही थी, इसलिए उनको जाना पड़ा है। मेरी जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है। पर आपको अच्छा तो लगता होगा सोच के कि अब ऐसा होने लगा है कि जिसकी इक्वेशन आपके साथ अच्छी ना हो, अब उनके ट्रांसफर इस आधार पर होने लगे। इसको मोदी को समझना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजों से न मोदी की नींद खराब होती है और न ही ऐसी चीजों को देख करके मोदी नाचने लगता है। मोदी ऐसी चीजों पर जीता नहीं है जी। मोदी जी, एक सवाल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये मैं सवाल पूछ रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि माइनॉरिटीज में हैं और उन लोगों के लिए भी जो एक दुष्प्रचार कैंपेन आपके खिलाफ चल रही है। एसएमएस, व्हाट्सएप और इन चीजों पर एक आपको लेकर एक हेट मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं अक्सर, और अभी और ज्यादा हो रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो माइनॉरिटीज जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। ऐसा करके बहुत माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वो ड्राफ्टेड एसएमएस हैं, वो सर्कुलेट होते हैं, वो मैंने भी पढ़े हैं कुछ इस तरह के मैसेजेस। उन लोगों को जो कि इनको शायद सच मान लें या ना माने, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जिसको भी ये मैसेज आते हैं वो गुजरात आकर के 10 दिन रह करके देख ले कैसा चल रहा है। नहीं, वो लोग आपको इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, हो सकता है गुजरात ना आना। नहीं, मैं इतना तो विनती कर सकता हूँ क्या गुजरात आओ। मैं सरकार में हूँ, सरकार चलाता हूँ भाई, 14 साल से यहाँ बैठा हूँ, उसके आधार पर वो तय करे ना। जी, मोदी साहब, स्टॉक मार्केट्स की मैं थोड़ी बात करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है उसमें बहुत तेजी आ रही है। कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स कहते हैं, CLSA और गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसीज कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड नोबडी एल्स। बट चिदम्बरम साहब ने स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया में भी स्टेटमेंट दिया कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारा भी नतीजा है। क्या कहना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट फ्रेटर्निटी को? इसका जवाब भी चिदम्बरम से ही पूछना चाहिए कि उनको जाते जाते क्यों कहना पड़ा।
और खुद को क्यों कहना पड़ा? ये एजेंसियां उनके नाम क्यों नहीं देती? ये जितनी रेटिंग करने वाली एजेंसियां हैं जी, और जो बारीकी से मॉनिटरिंग करती हैं जी, दे आर वेरी प्रोफेशनल। वे क्या कारण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का नहीं ले रहे? तो जवाब या तो चिदम्बरम जी ने उनको पूछना चाहिए कि भाई आप हमें अन्याय कर रहे हो। उसमें मोदी की जो कहीं आता नहीं है जी। आपने अभी से कुछ अपना भविष्य की प्लानिंग शुरू कर दिया है, जब 16 मई के नतीजे आने के बाद ही आप सोचेंगे कि आपकी कैबिनेट क्या होगी, ड्रीम कैबिनेट क्या होगी, उसके बाद आपके पहले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, क्या करने वाले हैं, हाउ विल यू टेक इट द न्यू चैलेंज, और उस दिन की जो सुबह होगी? मेरा जिम्मा मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, एनडीए बहुत भारी बहुमत से विजयी हो, उस काम में मैं लगा हूं। 16 मई तक मेरे पास वो जिम्मेवारी है, 16 मई तक मैं उसी में खपा हुआ हूं और इसलिए 1 पॉइंट प्रोग्राम है, 1 मिशन है, उसी में लगा। एक चीज मोदी जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये टाइम पे आपको सपने आते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन होती है, नरेंद्र मोदी कभी भावुक होते हैं, कभी आपकी आंखों में आंसू आते हैं सोच के पुराने आपके दिन, या जैसे आपने बताया चाय बेचने वाले दिन से लेके आज जहां आप बैठे हैं, जब आप अकेले कमरे में, हालांकि आपको टाइम नहीं मिलता होगा, आप सोते भी बहुत कम है, 3.5 घंटा ही सोते हैं, कभी आप बैठते हैं अकेले और कभी सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मैं हमेशा कहता हूं मैं बिल्कुल सामान्य इंसान हूं। एक इंसान में जितनी कमियां होती हैं वो सारी कमियां मेरे में है। एक इंसान में जितनी बुराइयां होती है सारी बुराइयां मेरे में भगवान ने ठूस ठूस करके भरी हुई है। मैं किसी चीज से परे नहीं हूं और मैं ऐसे ही दोगली बातें नहीं कर सकता हूं, जनता की आंख में धूल नहीं झोंक सकता हूं। मैं एक सामान्य मानवी हूं जैसे हर कोई होता है। आखिरी बार आप भावुक कब हुए थे? हर कोई होता है, वैसा ही मेरा एक में सामान्य जीवन है, मेरे में भी बुराइयां भरपूर हैं, लेकिन अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, उसके कारण हमेशा मेरी कोशिश अच्छाइयों के आधार पर जीने की होती है और इसी से मेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन मैं ये दावा करूं कि मेरे जैसा कोई महान आदमी नहीं है तो मोदी झूठ बोल रहा है। इस चुनाव ने आपको थका दिया थोड़ा? मोदी झूठ बोल रहा है। इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी को थोड़ा थका दिया है क्योंकि ये चुनाव भी थोड़ा लंबा है। लगता तो ऐसा है कि और लोग थक गए जी। चलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल। जी नहीं, मैं जी थक गया ऐसा नहीं कह रहा हूं। जी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यू आर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बड़ा मुद्दा है गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, वही बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू जी टीवी के दर्शकों को। थैंक यू सो मच मोदी जी। मेरी सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और मतदान करना ही हमारा दायित्व होता है। और मैं 18 से 28 की उम्र के नौजवानों को विशेष आग्रह करता हूं कि आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड होता है, उस गोल्डन पीरियड में आप ऐसा फैसला ले जो आपके जीवन की एक मजबूत नींव डालने का आधार बन जाए। अच्छी सरकार उसमें मददरूप होती है। अच्छी सरकार चुनने के लिए आप सक्रिय होकर के मैदान में आइए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।